माय डियर फ्रेंड, रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है और आप भी एग्ज़ाम में देख ही रहे हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट हो रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो सही आंसर 1873 ईस्वी है। जिस तरह से 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में समाज सुधार हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, उसी तरह सिख धर्म में एक सिंह सभा आंदोलन किया गया। यह एक मुख्य रूप से धर्म सुधार आंदोलन था। ईस्वी कितना है? 1873 ईस्वी। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। 1875-1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था, इसके जो प्रणेता थे वह बिरसा मुंडा थे। या जो ईस्वी आपको दिखाया गया 1875 से लेकर 1900 ईस्वी, वह बिरसा मुंडा का जीवन काल लगभग है। 1900 में इन्हें जहर देकर मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। बिरसा मुंडा एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जान लीजिए। बिरसा मुंडा जो थे यह छोटा नागपुर से बिलोंग करते थे और मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। किसान को जो उत्पीड़न अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जा रहा था उसका इन्होंने डटकर सामना किया और कुछ वर्षों के लिए जेल में भी रहे। लास्ट में रांची जेल में इन्हें जहर देकर मार दिया गया था। और इन्हें मुंडा या आदिवासी लोग आज भी धरती आबा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब हुआ धरती के भगवान। तो ये थे बिरसा मुंडा। नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? सही आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला, ऋतुसंहार, ये सभी कालिदास की अमूल्य कृति है। ये सारे नाटक के रचयिता कौन हैं? कालिदास। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो एशिया कप क्रिकेट से संबंधित होता है। आप हेडिंग में जो न्यूज़ करंट में आप पढ़ते होंगे उसमें आप देखते भी होंगे, एशिया कप क्रिकेट 2020 का विजेता कौन है, इस तरह से आपको मिलता होगा। यानी एशिया कप किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से संबंधित है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो रासलीला यह एक लोक नृत्य है और मेनली जो उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में भी अगर खास करके बात करें तो मथुरा वृंदावन के साइड में होली के त्यौहार में यह रासलीला इत्यादि का आयोजन किया जाता है। जबकि अन्य सभी मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ये जितने भी हैं 6 शास्त्रीय नृत्य टोटल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह नॉर्मली 6 वर्षों का होता है। या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी उस आदमी का अगर 65 वर्ष आयु पूरा हो गया है और 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है तो भी उसे अपने पद से पद से हटना पड़ेगा। और अगर 65 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो फिर 6 वर्ष तक वह कार्य करेगा। यह जो टाइम लिया जाता है बनने, जिस समय वह बनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उस समय से जोड़ा जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अभी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं सुनील अरोड़ा। 2021 तक यही रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यह तो सबको मालूम है, अफ्रीका में। लेकिन यहीं पे आपको अगर स्पेसिफाइड किया जाए तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक महत्वपूर्ण रेगिस्तान है, सहारा। निम्नलिखित भक्ति मार्ग में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग होता क्या है?
ईश्वर को प्राप्त करने का यानी मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसमें पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। एक्चुअली इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्म है वह श्री कृष्ण है और उनकी ही भक्ति, उनकी ही सेवा से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा पुष्टि मार्ग का अन्य नाम सेवा मार्ग भी होता है। अगर आपसे यह भी पूछा जाए सेवा मार्ग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो उसका भी सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 7.347 इंटू 10⁻22 kg। कितना है? 7.347 इंटू 10⁻22 kg। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? इससे तो रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा। भारत सरकार की जो राजभाषा है वह हिंदी है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं उनको बताता हूँ। तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था वह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख मिलता है। और यही कारण है कि 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आयोजित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। संविधान के कितने भाग में इसका उल्लेख किया गया है? भाग 17 में राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया है। और 1953 ईस्वी से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। तो सही आंसर होगा कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है उसे ये माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग होता है माइक्रो प्रोसेसर, जबकि माइक्रो चिप जो होता है वह स्टोरेज में आता है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो चिप। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। याद रखिएगा ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, ना कि वायुमंडल में या पृथ्वी की परत में पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हीलियम जो है वह दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इस ब्रह्मांड में है। जबकि अगर पहले तत्व की बात करें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वह हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। OH जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप का सिंबल होता है OH, और एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल। तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी गन्ना से प्राप्त किया जाता है एथेनॉल। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड यह भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इससे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधगया में हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं आज भी, तो गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जिसे बैसाख की पूर्णिमा है, उसके रात में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे और पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, जिनको मतलब महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके नाम के साथ बुद्ध जुड़ गया था, यानी सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से? कितने साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 साल की कठिन तपस्या के बाद। कितने वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे। किस दिन हुआ था? बैसाख की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं, उस दिन हुआ था और उनका नाम बदल गया था। फिर सिद्धार्थ के बाद बुद्ध कहे जाने लगे। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 9, 11, 10। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 9 खिलाड़ी खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में होते हैं हर एक टीम में। यानी टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 18 खिलाड़ी खो खो के खेल में होते हैं और एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, बेरी, एनीमिया या खून की कमी, ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए नंबर, यानी रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। एनीमिया या खून की कमी की बीमारी होती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपको आंसर ही दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं, काफ़ी फेमस है अजंता और एलोरा की गुफाएं। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी यूनाइटेड किंगडम में राइटर्स यह समाचार एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की यह पत्रिका है, समाचार एजेंसी है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद्र, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर, क्लॉडियस, धनराज पिल्ले। देखिए यहाँ पे ऑप्शन को किस तरह से हॉकी खिलाड़ी दिया है, तो सबसे पहला नाम ही ध्यानचंद्र दिया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। आपसे पूछा गया है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा बी नंबर, यानी बलबीर सिंह सीनियर या पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? एफर्ट, प्रयास, लोड, फलक्रम या फिर कोड। इसमें से आपको बताना है कौन सा है। लीवर, यह बात हो रही है कि किसी कार्य को आसान करने के लिए लीवर का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं कैंची का उदाहरण, कैंची से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा फलक्रम। फलक्रम वह बिंदु होता है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। मैं कैंची का एग्जांपल देके समझाता हूँ जो काटने के काम आता है। तो बीच में जो पॉइंट रहता है, जो स्थिर रहता है, उस जहाँ पे फिक्स रहता है कैंची, तो उसे हम फलक्रम कहते हैं। भार क्या होता है? आगे से जहाँ पे आप काम करते हैं, जिससे काम होता है काटने का, तो आगे का जो पार्ट होता है वह भार होता है, लोड कहलाता है। और एफर्ट, जहाँ पे हाथ से आप दबाते हैं, तो वह एक तरह का एफर्ट होता है।
तो ये तीन चीज़ हर एक लीवर में होता है। लीवर तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक लीवर, द्वितीयक लीवर और तृतीयक लीवर होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा को या होमी भाभा को? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, ये ऑप्शन से भी छाटा जा सकता है अगर आपको इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो सही जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर, यानी विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा, यह जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित हैं। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष गए थे। अब्दुल कलाम, इन्हें तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई ही ऐसे थे जिन्हें हम अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष, पहले स्पीकर थे। अगर यहीं पे आपसे पूछा गया होता कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी नंबर होगा, नीला रंग ऑक्टोपस के खून का होता है। अत्यधिक मात्रा में तांबा की उपस्थिति के कारण ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, मेल हिप्पोपोटामस, ब्लू व्हेल या फिर मेल हैमरहेड शार्क। मैमल्स सबसे बड़ा जो है वह आपको मालूम ही होगा, ब्लू व्हेल जो है यह सबसे बड़ा मैमल्स है। सी नंबर सही आंसर होगा। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो भारत के पहले फ्रांसीसी पुर्तगाली वायसराय थे, उनके द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था 1505 ईस्वी में? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल, फोर्ट सेंट डेविड। किस किले का निर्माण कराया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए नंबर, 1505 ईस्वी में भारत के पहली पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण करवाया गया था। यह कहाँ स्थित है आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो यह केरल के कुन्नूर में स्थित है सेंट एंजेलो फोर्ट। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, चार एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें पहला और दूसरा टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने लड़ा था, और लास्ट का यानी तृतीय और चतुर्थ जो युद्ध था वह टीपू सुल्तान ने लड़ा था। तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद किस संधि के बाद समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि या सालवाई की संधि? तो सही आंसर होगा ए नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो आप बताइए मुझे श्रीरंगपट्टनम की संधि किस ईस्वी में हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर या फिर प्यूरीफायर के रूप में डायोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, यानी डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है? यानी ब्लॉटिंग पेपर जो होता है स्याही सोखने में काम आता है। स्याही सुखाकर, केशिका या कैपिलरी एक्शन के द्वारा, कैपिलरी क्रिया के द्वारा, ठोसकरण क्रिया के द्वारा या वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा, या सिंपली जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है उसी तरह आपका जो जैसे आप दीप जलाते हैं तो दीप में तेल एक छोर पर रहता है, बाती के एक छोर पर रहता है, दूसरे तरफ आपका दीप जलते रहता है। तो वो किस तरह से होता है, वो कौन सा एक्शन होता है? तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी उसे हम कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया के कहते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? लाल, नारंगी, नीला, बैंगनी। वेवलेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह डी नंबर होगा, यानी बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जबसे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वह लाल रंग की होती है, जिसके कारण लाल रंग का विचलन बहुत ही कम होता है और बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वह काफ़ी अधिक होता है। और इसीलिए रेड लाइट, जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के जो लाइट्स होते हैं वह रोकने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि रुकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह काफ़ी दूर से आपको दिखाई देगा। चूँकि उसका विचलन कम होता है वह दूर से दिखाई देगा आपको, तो इसीलिए रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। डी नंबर सही आंसर होगा। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं, आप हमें सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रोपेन। गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस भरी जाती है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवराइन बंदरगाह है? रिवराइन पोर्ट वैसा पोर्ट कहलाता है जो डायरेक्ट समुद्र की लहरों के द्वारा नहीं बनाया गया होता है। तो मतलब जिसमें नदी जहाँ पे जाके जुड़ती है, नदी और समुद्र दोनों के मिश्रित फॉर्म में जो बंदरगाह बनता है उसे हम रिवराइन पोर्ट कहते हैं। आपको बताना है कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है। कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, तूतीकोरिन। भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, यह भी पूछा जाता है। अभी अब लास्ट वाला बंदरगाह कौन सा बना है? यह पोर्ट ब्लेयर में बनने वाला है, लास्ट 13वां बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह सी नंबर, यानी कोलकाता बंदरगाह जो है वह एक रिवराइन बंदरगाह है। भागीरथी नदी के रिवर की बात हो रही है तो भागीरथी रिवर है वहाँ पे। तो कोलकाता जो है यह एक नदी तटीय बंदरगाह है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष या फिर 8.9 बिलियन वर्ष। तो सही आंसर होगा ए नंबर, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड है। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पाइप के फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। जो आपको पानी का पाइप होता है वह जब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर घट के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ जाता है वायुमंडलीय तापमान, तो उस समय वह पानी का पाइप फट जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? एक्सपेंशन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ह्यूमिडिफिकेशन के कारण या प्रेसिपिटेशन के कारण?
तो यहाँ पे ए नंबर सही आंसर होगा, यानी एक्सपेंशन के कारण जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है यानी पानी से बर्फ के रूप में बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और इसी एक्सपेंशन के कारण पानी का जो पाइप रहता है वह फट जाता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी लोहा जो होता है वह हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। यह एक मुख्य धातु होता है, हीमोग्लोबिन का घटक भी होता है और इसके अलावा मैग्नीशियम भी मौजूद रहता है। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1930 या फिर 1932 ईस्वी? पूना पैक्ट कब हुआ था? यह अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना में समझौता हुआ था, इसीलिए इसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आप उसका ईस्वी बताइए। तो सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 1932 ईस्वी में पूना समझौता गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसाए, ट्रोजन हॉर्स, लवगेट या फिर नॉर्ट्रॉन? आपको बताना है कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर वायरस आप जानते हैं जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ईमेल के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, और वह कंप्यूटर के जो फंक्शनिंग है उसमें दखलंदाजी करता है और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है आपको। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होता है जो किसी तरह आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर को फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ करता है। तो कौन सा कंप्यूटर वायरस का नाम नहीं है? सही आंसर होगा डी नंबर, नॉर्ट्रॉन। यह एक एंटी कंप्यूटर वायरस है, यानी जो वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है। यह जिस तरह से K7 टोटल सिक्योरिटी होता है, एवास्ट टोटल सिक्योरिटी होता है, उसी तरह नॉर्ट्रॉन एक तरह का कंप्यूटर को सुरक्षित, वायरस से सुरक्षित रखने का एक सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य सभी मेलिसाए और ट्रोजन हॉर्स बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। लवगेट ये भी होता है। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में, बेसबॉल में, टेनिस में, गोल्फ में? तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी बेसबॉल खेल में पिचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बेसबॉल से याद आया कि बेसबॉल किसी देश का, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है बेसबॉल। बी नंबर सही आंसर। किस युग के दौरान डायनासोर फूले फले? प्रोटोजोइक एज, पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा या मेसोजोइक एरा? किस एज के दौरान डायनासोर फूले फले? तो सही आंसर होगा डी नंबर, मेसोजोइक एरा के दौरान डायनासोर फूले फले। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मेसोजोइक एरा, डी नंबर। प्रधानमंत्री डैश के नेता होते हैं? राज्यसभा में बहुमत पार्टी के नेता, इनमें से कोई नहीं, संसद में बहुमत पार्टी के नेता या लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता? तो सही आंसर डी नंबर होगा। लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुई है तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उसे प्रधानमंत्री बनने की जो योग्यता है, एटलीस्ट लोकसभा का सदस्य हो और 25 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो। ये सभी क्राइटेरिया, भारत का नागरिक हो, ये सभी क्राइटेरिया पूरा होने के बाद वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है।
तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा, लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 27 के साथ। तब तक मैं एक बार फिर से बताना चाहूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 27 के साथ।